जी, राधे राधे, जय श्री राम। आज आपकी फर्स्ट क्लास होगी और मैं जो है आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और आज की जो क्लास हमारी होगी वो इंट्रोडक्शन क्लास होगी। एक्चुअली हमारा जो लेवल जो अभी बैच है ये हमारा RSMS जो CET और पटवार लेवल का ये बैच है, ठीक है। और इंग्लिश में आज हम क्या इंट्रोडक्शन क्लास में क्या करेंगे कि आज हम पता करेंगे कि सब्जेक्ट में इंग्लिश में आता क्या क्या है, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक्स इस सिलेबस में ऐड किए गए हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको आज थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। और आज की जो क्लासेस हमारी बिल्कुल बेसिक होगी, ठीक है। मैं आज बस इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपको एग्ज़ाम में आएगा क्या क्या, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या एक्चुअली अपने राजस्थान स्टेट में होता क्या है कि बच्चे जो है इंग्लिश से बहुत डरते हैं, ठीक है। मैंने 90 to 80 to 90% बच्चों को देखा है जो क्या इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं। एक्चुअली जो आपका जो अभी CET में जो आपके क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इंग्लिश आपका 10 क्वेश्चंस लेकर आएगा, ठीक है। और इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस आएंगे, वो 20 मार्क्स अपने साथ कैरी करेंगे। उनका वेटेज जो है वो 20 मार्क्स होगा, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे 10 क्वेश्चंस के लिए 20 मार्क्स के लिए हम इतना सिलेबस क्यों पढ़ें, ठीक है। तो ये डर भी होता है और एक मेंटलिटी भी हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट वालों की कि यार इससे पहले क्या होता था, डर के पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले क्या होता था कि इंग्लिश चुनिंदा कुछ जो एग्ज़ाम्स होते थे उनमें इंग्लिश पूछी जाती थी, सारे एग्ज़ाम्स में इंग्लिश नहीं पूछी जाती थी। अभी क्या हुआ है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें सारे एग्ज़ाम्स में इंग्लिश है। देखो आप राजस्थान CET RSMS की मैं एग्ज़ाम्स की बात कर लूँ तो RSMS भी एग्ज़ाम्स की मैं बात करूँ आपसे, तो जो आपका RSMS भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है, सबसे पहले जो मैं बात कर लेता हूँ, जो आपका सबसे पहले आपका आता है CET, क्योंकि इसको क्वालिफाई करने के बाद आप कोई फॉर्म डाल पाओगे स्टेट गवर्नमेंट में। और ये है कंबाइंड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और ये भी आपके क्या 2 लेवल्स में होता है, 2 लेवल्स में होता है। इसमें एक जो होता है वो आपका 10+2 लेवल होता है, CSSL लेवल जिसे बोलते हैं, 10+2 लेवल होता है। और दूसरा जो है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल होता है। और दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 10-10 ही आते हैं, 10-10 क्वेश्चंस ही आते हैं इंग्लिश से। और 10 क्वेश्चंस आते हैं और इनका जो वेटेज है क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है। तो ये जो इसका जो वेटेज होगा वो 20 मार्क्स होगा। आपके एग्जाम में जो इसका रोल होगा वो 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये बात हुई आपके CET की। जो CET एक्चुअली क्या है, CET के बारे में मैं आपको बता दूं। अभी राजस्थान स्टेट ने अभी एक 2023 में एक पॉलिसी लेके आया था जिसमें क्या सबसे पहले जो आप एक इसको या प्री रख लो या फिर कुछ भी रख लो कि ये एग्ज़ाम सबसे पहले आपको कोई भी फॉर्म डालने से पहले आपको ये एग्ज़ाम पहले क्वालिफाई करना होगा। इसके स्कोर के बिहाफ पर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। किसी फॉर्म अगर कोई नया फॉर्म आया है, कोई नई वैकेंसी आई है तो उसके लिए अप्लाई तभी कर पाओगे जब आपका CET में स्कोर उस कट ऑफ लेवल को क्वालिफाई कर रहा होगा, ठीक है। तो क्या होता है, अब मैं इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूं आपसे। जो इंग्लिश का अपना वेटेज है वो मैं आपको आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और जो मैं आगे चलूँ, CET को पास करने के बाद आपके एग्जाम्स होते हैं, वो आता है एक पटवार, ठीक है। उसके बाद आता है वीडियो की मैं बात करूं तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो क्या है, पटवार में भी आपका जो इंग्लिश का जो वेटेज है वो आपका है 10 to 12 क्वेश्चन ही अपने साथ कैरी करता है, ठीक है। और जो इसके मार्क्स जो वेटेज होगा, मार्क्स वेटेज जो है इसका, ये मार्क्स वेटेज आपका एक क्वेश्चन वही 2 नंबर का होगा, ये 20 to 24
मार्क्स यहाँ से कैरी करता है। उसके बाद मैं बात करूँ वीडियो की, तो वीडियो में भी सेम 10 से 15 क्वेश्चंस ये अपने एग्जाम्स में आते हैं। वीडियो के एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें शायद 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे इंग्लिश से, तो 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 से 15 है, तो इनका वेटेज जो होगा, मार्क्स वेटेज जो है वो आपका 20 to 30 का मार्क्स वेटेज होता रहता है। ठीक है, ये तो आपकी बात होगी छोटी सी कि आपके हिसाब से ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये क्या, ये तो बात होगी आपकी छोटी सी। इसके बाद मैं आगे चलूँ तो आपके जब 10+2 लेवल में जब आप फॉर्म डालने जाओगे CET पास करने के बाद, तो अभी वैकेंसी आई भी हुई है, उसके फॉर्म शायद डल गए हैं, उसका एग्ज़ाम शायद 11 अगस्त को होने वाला है आपका। तो उस एग्ज़ाम का नाम है LDC, लोअर डिविजनल क्लर्क। और इस वैकेंसी को राजस्थान स्टेट में बहुत बड़ी वैकेंसी माना जाता है। एक्चुअली मैं बात करूं पटवार की, तो पटवार को तो हमारे यहाँ प्राथमिकता दी जाती है, पटवार को तो हमारे यहाँ बहुत प्राथमिकता दी जाती है। इसके जो अपने राजस्थान स्टेट के जो बच्चे होते हैं 80% बच्चे पटवार के लिए पटवार एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन जो LDC की वैकेंसी जब आती है ना, तो ये ऐसे बहुत लोगों के चेहरे पे खुशी आ जाती है, क्योंकि ये वैकेंसी भी हमारे स्टेट में बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। इससे जो है सचिवालय में, सेक्रेटरीट में भी आपके LDC जाते हैं, और जो भी भिन्न जो विभाग हैं उनमें यहाँ से LDC जाते हैं, तो अच्छी पोस्ट माना जाता है इसको भी। तो आपको मैं बता दूँ, CET पास करने के बाद इसका जो सिलेबस जो होता है उसका मैं आपको हिंदी इंग्लिश से मैं इंग्लिश आपको पढ़ाऊँगा, तो मैं हिंदी इंग्लिश की बात कर लेता हूँ आपसे। तो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें सेकंड एग्ज़ाम होगा, 2 पेपर होंगे इसके। ठीक है, तो दूसरे पेपर में इंग्लिश और हिंदी, और दोनों के 75 क्वेश्चंस आते हैं। इसके भी 75 क्वेश्चंस आते हैं। और इनका जो मार्क्स वेटेज है वो आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है, अब भागो, आप बताओ कितना भागोगे आप इंग्लिश से। देखो वहाँ हमारे 10 क्वेश्चंस थे, यहाँ हमारे बढ़कर 75 क्वेश्चंस हो गए। और आगे चलो, ठीक है, अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। मैं बात करता हूँ एक राजस्थान स्टेट में RSMS बोर्ड, अगर RSMS बोर्ड ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, और उस एग्जाम का नाम है स्टेनो। स्टेनो में मैं बात करूँ आपसे, तो देखो स्टेनो में भी इंग्लिश और हिंदी, एक पेपर में आपकी बाकी सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, और एक पेपर में आपका इंग्लिश और हिंदी का वेटेज आएगा। और वो वेटेज आपका इस प्रकार होगा, देखो इंग्लिश और ये आपका हिंदी। ठीक है, तो देखो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे वो 75 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और जो हिंदी के क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके 75 क्वेश्चंस होंगे। और इनका जो मार्क्स वेटेज है वो 100 मार्क्स का होगा। अब देखो ये एग्ज़ाम है, LDC का एग्ज़ाम है, CET है। उसके बाद मैं और आगे बढ़कर थोड़ी बात करूं, तो देखो आपका एक बोर्ड है राजस्थान हाई कोर्ट। ये खुद का एग्ज़ाम खुद ही कंडक्ट करवाता है, और ये एग्ज़ाम 2 करवाता है, 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है ये। राजस्थान हाईकोर्ट 2 एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एक तो होता है आपका पियोन का एग्जाम जो ग्रुप 4 में आता है, और एक होता है आपका LDC का एग्जाम। ठीक है, अब मैं बात करूं इनमें क्वेश्चंस जो आपके इंग्लिश से आते हैं और हिंदी से आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखो ये अभी देखो आपको मैं बताऊं बात, तो देखो ये जो आपका है ना, ये जो है सिलेबस वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज का है, लैंग्वेज नॉलेज का। और लैंग्वेज में हमारी दोनों लैंग्वेज आती है, इंग्लिश भी हमारे यहाँ ऑफिशियली यूज़ की जाती है और हिंदी भी हमारे यहाँ ऑफिशियली यूज़ की जाती है। तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज के बिहाफ पर इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो इंग्लिश यहाँ भी आता है,
हिंदी भी यहाँ आता है। देखो इंग्लिश में जो पियोन के जो क्वेश्चंस आएंगे वो 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चंस या मे बी 40 क्वेश्चंस हैं यहाँ से, ठीक है। और एलडीसी की मैं बात करूँ तो एलडीसी में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके 50 क्वेश्चंस, जो है वो आपके इंग्लिश से होंगे, और 50 क्वेश्चंस आपके हिंदी से होंगे। अब देखो, और जो इनके मार्क्स जो होंगे वो ये भी 100 मार्क्स अपने साथ कैरी करता है, और ये भी अपने साथ 100 मार्क्स कैरी करता है। जो इनका मार्क्स वेटेज है वो इसका 100 मार्क्स है, ठीक है। अब ये बात होगी आपके राजस्थान स्टेट की। हमने स्टार्ट किया था सीईटी से हमने स्टार्ट किया था। देखो सीईटी से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से आपका 10 मार्क्स का 20 मार्क्स है, 10 क्वेश्चन आप यहाँ से लेकर आओगे। तो बताओ यहाँ इंग्लिश पढ़ना भी ज़रूरी है, यहाँ हिंदी पढ़ना भी ज़रूरी है, दोनों लेवल्स के लिए हिंदी और इंग्लिश। देखो इन लेवल में जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस सेम है, लेकिन थोड़ा आपका जो लेवल जो होगा एग्जाम का वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। 10+2 का जो CHSL का जो लेवल होगा वो आपका थोड़ा मिडिल होगा, थोड़ा लो लेवल मान लो, और इसके बाद जो आपका ग्रेजुएशन लेवल जो होगा वो थोड़ा अप लेवल होगा, ज़्यादा अप नहीं लेकिन फिर भी एक लेवल इसका इसके कंपैरिजन में थोड़ा अप होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे बात करी पटवार और वीडियो के बारे में। देखो इनमें भी 20 मार्क्स के हैं, और इसमें भी देखो 20-25 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहाँ से पुट होंगे। उसके बाद मैंने बात की आपसे LDC के एग्ज़ाम की बात की, लोअर डिविजनल क्लर्क के एग्ज़ाम की बात की थी। तो लोअर डिविजनल क्लर्क में जो है लोअर डिविजनल क्लर्क में बात की आपसे, और लोअर डिविजनल क्लर्क में भी आप देखो लोअर डिविजनल क्लर्क की मैंने बात की आपसे, और इसमें भी देखो 75 क्वेश्चंस आए, और 75 क्वेश्चंस इंग्लिश से और 75 क्वेश्चंस हिंदी से आए। तो देखो यहाँ से भी इनका जो वेटेज है वो 100 मार्क्स आएगा। बताओ आप यहाँ भी आपको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आगे मैं थोड़ा और चला, मैंने आपसे बात की स्टेनो के एग्ज़ाम के बारे में, और स्टेनो के एग्जाम में भी देख लो आप 75 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं इंग्लिश के, और 75 क्वेश्चन आपके हिंदी से आ रहे हैं, और मार्क्स वेटेज इनका 100 मार्क्स होगा। उसके बाद मैं थोड़े और आगे गया और मैंने राजस्थान स्टेट के एग्जाम की बात की, और राजस्थान स्टेट में एग्जाम की बात की मैंने राजस्थान हाईकोर्ट, ठीक है। हाईकोर्ट में भी जो आपका क्वेश्चन है वो 2 वैकेंसी निकालता है, एक पियोन की निकालता है, एक LDC की निकालता है, ग्रुप 4 में आती है। ये वैकेंसी जो है आपकी वो ग्रुप 4 में आती है, और ये जो वैकेंसी है आपकी LDC सेकंड ग्रेड में आती है, ठीक है। तो देखो यहाँ 50 क्वेश्चंस आए, 100 मार्क्स यहाँ से वेटेज कैरी किया, यहाँ से 50 क्वेश्चंस हिंदी के आए, 100 मार्क्स यहाँ से वेटेज कैरी किया। तो आप समझो, आप जितना डरोगे ना इस चीज़ से, ये आपको उतना ही आपका पीछा करता जाएगा। तो आपको इंग्लिश से डरना नहीं है। और जो हमारा जो ये लेवल जो यहाँ होगा, इस क्लास का जो लेवल हमारा होगा वो बिल्कुल 0 लेवल से होगा, और मैं इस क्लास को अपर लेवल तक लेकर जाऊँगा, ठीक है। आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है। मेरे साथ 35 से 40 क्लासेस मैं इस बैच की लूँगा, तो आपको वो क्लासेस प्रॉपर देखनी है। और एक देखो, एक पढ़ना और पढ़ाना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। मैं अगर आपको पढ़ा कर चला जाता हूँ और आप घर जाकर उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो, तो बताओ कैसे उम्मीद कर रहे हो आप कि आप अच्छा कर पाओगे। मेरे पढ़ाने के साथ साथ आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। जितना मेरा पढ़ाना ज़रूरी है उतना आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ जो भी क्लास में कराऊँ उतना ही रिवीजन आप घर पर बैठकर 1 घंटे करोगे, ठीक है। अभी ये तो हो गई हमारे एग्जाम्स की बात हो गई। अब मैं आपसे थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ। मैं आपसे। तो देखो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके ये जो टॉपिक्स लिखे हैं इन टॉपिक्स आएंगे। देखो टॉपिक्स में अगर आपसे काउंट करवाऊँ तो देखो एक आपका यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स हो गया, दूसरा आपका टेंस हो गया, तीसरा आपका वॉइस हो गया, चौथा आपका नरेशन हो गया, पांचवा आपका यूज ऑफ प्रिपोजिशन हो गया, छठा आपका ट्रांसलेशन हो गया, सातवां आपका सिनोनिम हो गया,
और आठवां आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, नौवां आपका ग्लोसरी ऑफिशियल वर्ड्स हो गया, एक आपका 10वां लेटर राइटिंग का हो गया, 11वां आपका एडम फ्रेज हो गया और 12वां आपका वन वर्ड हो गया। देखो सीईटी में क्या एक्चुअली एक दो चैप्टर्स इसमें ऐसे हैं, एक जो दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है, वो टॉपिक्स में मैं आपको बता दूंगा। हाँ सिलेबस में है हमारे, आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो टॉपिक हमें ऐसे रखते हैं कि हाँ हम अगर कोई क्वेश्चन आया तो सॉल्व कर देंगे, लेकिन इतना ज़रूरी उनको पढ़ना नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको इस बैच में सारे टॉपिक्स करवाऊंगा, लेकिन आपको जो मेन टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा कमांड रखनी है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन सीईटी के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे 10 क्वेश्चन ही हैं और हमारे पास जो टॉपिक है वो 12 है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना, मैं आपको बता दूंगा वो टॉपिक्स कौन कौन से जो आपको कम पढ़ने हैं। तो अब मैं इसका थोड़ा सिलेबस आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जो हमारे क्वेश्चंस जो है इनका जो लेवल है जो इतना अपर लेवल नहीं होगा जितना कि और एग्जाम्स में होगा। जैसे वीडियो की मैं बात करूँ उसमें अच्छा लेवल आता है, पटवार में भी थोड़ा अच्छा लेवल आता है, और एलडीसी में तो ऑब्वियसली उसमें सारे चैप्टर्स आपके दिए गए हैं, टॉपिक सिलेबस में जो है आपके सारे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, तो उसमें आपका बहुत बड़ा अहम रोल है इंग्लिश का। देखो आपको मैंने खुद से ऑब्जर्व किया है इन चीज़ों को कि जो अपने स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि बच्चे इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं, है ना, बहुत बहुत भागते हैं इंग्लिश से। ऐसा नहीं है, इंग्लिश आपको खाएगी थोड़े ना। अब बताओ कौन कौन बोलता है जिसको इंग्लिश नहीं आती। अब ये मैं अल्फ़ाबेट आपके सामने लिख रहा हूँ, देखो A B C D और ये आपका W X Y Z। अब बताओ ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये आज तक नहीं पता था, मेरे बताने से पहले ये नहीं पता था कि ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है। बताओ सब लोगों को पता है ये अपने इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, और 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। बताओ इंग्लिश में इनसे बाहर कुछ होता है क्या? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं अपने, इनके अलावा इंग्लिश में कुछ और भी होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता ना। और जो हमारी हिंदी जिसको हम मातृभाषा बोलते हैं, जिसको हम जिससे हमें बिल्कुल डर नहीं लगता, वो हमारी हिंदी मातृभाषा है। उसे हम उसमें देखो आप अगर कुल वर्णमाला की आप बात करो तो वहाँ 52 वर्ण होते हैं, उसके कितने 52 वर्ड होते हैं। अब देखो यहाँ से दुगने हैं फिर भी हम उनसे नहीं डरते। वो क्या है, हम आज तक बोलते सीखते आए हैं, हमें उससे डर नहीं लगता। हमारी सोसाइटी में वो सब बोली जाती है भाषा और हम उसके साथ क्या फैमिलियर है, लेकिन इंग्लिश के साथ हम इतने फैमिलियर नहीं है। लेकिन अब जब इन क्लासेस को आप ले लोगे उसके बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको इंग्लिश से डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो टॉपिक्स में मैं थोड़ा क्वेश्चंस का आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आज हमारी जो है बेसिक क्लास है, मैं आपसे बस सिलेबस ही डिस्कस करूँगा, थोड़ा बताऊँगा कि भाई आर्टिकल्स होते क्या हैं, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, टेंस क्या होता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो आर्टिकल टॉपिक है ना आपका, आर्टिकल टॉपिक में आर्टिकल आपको बताऊँ मैं तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, फिर भी मैं आपको एक जनरल व्यू दे देता हूँ, ठीक है। आर्टिकल आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। अब ये भी सबको पता है कि इंडेफिनेट आर्टिकल आपके ए और एन होते हैं, और ये आपको पता है कि आपका जो इकलौता आर्टिकल जो है वो डेफिनेट आर्टिकल द होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ इनका यूज़ कैसे कैसे कहाँ कहाँ किया जाता है। जब किसी चीज़ को अननोन सेंस में दिखाया जाता है, अननोन सेंस में किसी चीज़ को दिखाया जाता है, नाउन को दिखाया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जब किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज किया जाता है। पर्टिकुलराइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, आपको पता है। जब यहाँ फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बात की गई हो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन की यहाँ बात की गई हो, देखो फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बात की गई हो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बात की गई हो तो किसका यूज़ करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और जब किसी चीज़ को स्पेसिफिक दिखाना हो तो किसका यूज़ किया करते हैं, या फिर रिपीटेशन किसी चीज़ नाउन की या फिर किसी प्रोनाउन की हुई हो रिपीटेशन, तो भी उससे पहले किसका यूज़ करते हैं, तो भी उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं एक
मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं, देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गया, मैं रिपीट करता हूँ वापस से। क्या इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ करते हैं हम? जब कोई जो वर्ड दिया गया और उसकी साउंड जो फर्स्ट साउंड है वो आपकी वोवेल होती है, तो किसका यूज़ किया जाता है? एन का। इंडेफिनेट आर्टिकल में भी किसका यूज़ किया जाता है? एन का, जब उसकी साउंड किसकी हो? वोवेल की हो। लेकिन अगर उसकी साउंड किसकी हो? कॉन्सोनेंट की हो, तो उसके साथ किसका यूज किया जाता है? उसके साथ यूज किया जाता है ए आर्टिकल का। किसका? ए आर्टिकल का। ठीक है। और जब वर्ड कोई लिखा हुआ हो और उसका फर्स्ट वर्ड से आपको ये डिसाइड नहीं करना कि फर्स्ट वर्ड के साथ हमेशा, जैसे अब मैं लिखूं आपके सामने एक वर्ड है ए यू, देखो अब देखो आपके अकॉर्डिंग एच इसका कॉन्सोनेंट आपका फर्स्ट वर्ड हुआ, और ये मैंने इसके साथ एच को देखकर मैंने ये लगा दिया ए इंडेफिनेट आर्टिकल। क्या ये सही होगा? क्या ये गलत होगा? क्या होगा इसका? एन आवर। क्या होगा? एन आवर। जो इसका वो साउंड है ना, फर्स्ट साउंड जो इसका, वो फर्स्ट साउंड आपका क्या है? वोवेल का है। ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं, देखो दिया गया जो शब्द है वो ऑरेंज है। ठीक है। और ऑरेंज का जो फर्स्ट वोवेल, बस जो फर्स्ट साउंड है वो क्या है? वोवेल है। क्या? ऑरेंज। ऑरेंज में किसका आ रहा है? फर्स्ट साउंड जो आ रहा है वो वोवेल का आ रहा है, ओ का आ रहा है। तो क्या मैंने इसके साथ क्या लगाया? इंडेफिनेट आर्टिकल में भी एन लगाया। एन का यूज मैंने इसके साथ किया। मैं बात करूं ए होटल, देखो कौन सा है आपका फर्स्ट वोवेल? आपका कौन सा है? कॉन्सोनेंट है। और साउंड भी किसका कर रहा है? कॉन्सोनेंट का। तो मैंने इसके साथ क्या लगाया? इंडेफिनेट आर्टिकल में भी ए लगाया। उसके बाद मैं आपसे बात करूं ए यूनिट। क्या? ए यूनिट। देखो दिया गया जो शब्द का जो प्रथम जो शब्द वर्ण है वो आपका जो है वो अल्फाबेट जो है वो आपका क्या है? ये आपका वोवेल है। लेकिन जो साउंड कर रहा है ना वो किसका कर रहा है? ये साउंड कर रहा है कॉन्सोनेंट का। तो मैंने इसके साथ क्या यूज किया? ए यूज किया। अब बात को समझो, क्या कि जब दिया गया वर्ड है ना, जो उसका वोवेल अगर साउंड जो फर्स्ट साउंड है उसका अगर वो वोवेल है, वो वोवेल का साउंड कर रहा है फर्स्ट साउंड, तो उसके साथ क्या यूज होगा? एन यूज होगा। लेकिन अगर वो साउंड कर रहा है कॉन्सोनेंट का, फर्स्ट साउंड जो उसका है वो कॉन्सोनेंट है, तो उसके साथ हमें किसका यूज करना है? ए आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है। और स्पेसिफिक चीज़ें जो भी जितनी भी हमारी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं उनके साथ हमें किसका यूज करना होता है? आर्टिकल द का। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ? येस्टरडे आई मेट एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वाज ब्लाइंड। सुनो, समझो बात को। मैंने सेंटेंस लिखा, भाई कल मैं एक वृद्ध आदमी से मिला था, और जो वृद्ध आदमी था वो क्या था? अंधा था। अब देखो मैंने जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया, मैंने जब इंसान का फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने क्या यूज़ किया? इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया। लेकिन मैं उसका दोबारा मैं उस वाक्य को लेके आ रहा हूँ, उस शब्द को लेके आ रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ओल्ड मैन दोबारा आया। कौन? ओल्ड मैन दोबारा आया। एक बार जब मैंने इसका फर्स्ट आइडेंटिफाई मैंने इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने इसके साथ कौन सा ये आर्टिकल यूज़ किया? इंडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन जब ये वापस ये वर्ड आया, इसका रिपीटेशन हुआ, तो इसके साथ क्या यूज़ हुआ? इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ। डेफिनेट आर्टिकल आपका द होता है। डेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ ना भाई, देखो। और ये आपका इंडेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ। क्यों यूज हुआ? मैंने आपको बताया कि जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया जाता है, किसी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो क्या यूज होता है?
इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, लेकिन अगर उसकी रिपीटेशन दोबारा हुई हो और हमें स्पेसिफिक उसी चीज़ को दर्शाना हो, पर्टिकुलराइज करना हो, तो हमें किसका यूज करना पड़ता है? डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जब हम और ज़्यादा डिटेल से जब हम पढ़ेंगे तो आपका थोड़े डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और इसके साथ जितने भी रूल्स इससे जुड़े हुए हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे जब हमारी क्लास लेंगे। और इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो टेंस है। टेंस आपने एकेडमिक लेवल में पढ़ा होगा, 10th-12th में मैं बात करूँ आपसे तो वहाँ भी आप टेंस पढ़ कर आए होंगे। और एक टाइम और टेंस दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। देखो मैं बात करूँ आपसे टाइम एक्चुअली क्या होता है कि हम टेंस है ना उसको ही टाइम मान चुके होते हैं, ऐसा नहीं होता। टाइम अलग चीज़ और टेंस अलग चीज़ होती है। देखो मैं अगर बात करूँ टाइम, और अलग से मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ, कौन सा? टेंस। देखो मैंने एक टाइम लिखा 7 AM। अभी 6 AM है ना, 7 AM मैंने जो लिखा ये हो सकता है 7 AM मैं आज की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं 7 AM कल की बात कर रहा हूँ, हो सकता है 7 AM मैं कल आने वाले कल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो इसकी स्थिति, ये तो आपका टाइम हो गया, लेकिन जो इसकी स्टेट, जो इसकी स्थिति थी जो दर्शाएगा वो आपका टेंस होगा। अगर मैं बात करूँ यस्टरडे की मैं बात करूँ तो देखो यस्टरडे आपका कौन सा हो गया? ये आपका पास्ट टेंस हो गया। कौन सा हो गया? पास्ट टेंस हो गया। भाई जो मैं 7 AM में जिसकी बात कर रहा हूँ ना वो यस्टरडे की बात कर रहा हूँ, यस्टरडे आपका आ गया पास्ट टेंस में। मैं बात करूँ 7 AM टुडे की मैं बात करूँ टुडे मैं बात करूँ आज की, और आज के साथ AM तो मेरा जो टाइम होगा वो क्या होगा? वर्तमान में होगा। कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, और इससे आगे अगर मैं जाऊं तो मैं बात करूं आपसे टुमारो की। ठीक है, टुमारो की मैंने आपसे बात की, और टुमारो जो आपका टाइम कल का 7 बजे का टाइम बताएगा वो आपका होगा फ्यूचर टेंस। देखो टेंस मैंने आपको बोला, टेंस 3 प्रकार के, मैंने आपको नहीं बोला था भाई, मैं आपको बता रहा हूँ भाई जो है टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पास्ट टेंस होता है, एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है। कौन कौन से होते हैं? 3 टेंस होते हैं। कौन से? एक पास्ट टेंस, एक प्रेजेंट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। मैंने आपको बताया जो 7 AM है ये आपके समय को डिनोट कर रहा है, इसको टाइम को डिनोट कर रहा है। उसके बाद मुझे ये नहीं पता कि 7 AM कब के हैं, या आज के हैं, या कल के हैं, या आने वाले कल के हैं। तो मैंने उसकी स्थिति बताने के लिए, उसके स्टेट बताने के लिए मैंने जिन जिन वर्ड्स का यूज किया वो आपके किसको दर्शाएंगे? वो आपके टेंस को दर्शाएंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टाइम होता है ना उसकी स्थिति को जो चीज़ दर्शाती है, जो शब्द दर्शाता है वो आपका टेंस होता है। ठीक है, अब मैं एक टेंस में आगे चल के मैं आपसे बात करूं, टेंस में एक छोटा सा टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूं। तो देखो टेंस में आपसे छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करूं तो एक टॉपिक है टाइम एंड एक्शन। टेंस है और टेंस में भी एक टॉपिक है टाइम एंड एक्शन। ठीक है, टाइम एंड एक्शन। मैं टाइम एंड एक्शन में आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, एक इसके पीछे का एक रीज़न है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, जो कौन कौन सी हेल्पिंग किस सेंटेंस में यूज़ होती है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और उनके साथ कौन कौन सी वर्ब यूज़ होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन सी कौन कौन सी वर्ब कब यूज़ होती है, कौन कौन सी वर्ब कब यूज़ होती है, वो आपको मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसका। ठीक है, हमारे टेंस मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस, एक टेंस होता है आपका कौन सा? प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका होता है पास्ट टेंस, और तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं बताना चाह रहा हूँ इनके अंदर जो जो भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती है वो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। देखो इसमें एक तो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो आपसे सबसे पहले जो यूज करते हैं हम डू, है ना, और डू इसके नेगेटिव वर्ड्स में जाती है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाती है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूँ तो एक होती है डज। कौन सी? डज। ये होती है आपकी
सिंपल प्रेजेंट टेंस की, किसकी, सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। उसके बाद मैं जाऊँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आपकी इज, एम, आर, यही होते हैं ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने पढ़ी होंगी 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन सी आती है आपकी, एक आती है हैज, एक आती है हैव, ये 2 ही यूज की जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, उसमें बीन का यूज किया जाता है हैज, हैव के साथ में, लेकिन मैं वो यहाँ नहीं लिखूंगा, उसके पीछे का रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में पास्ट टेंस में अगर बात करूं, पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो आपकी होती है डिड, ये आपके सिंपल पास्ट टेंस में यूज की जाती है। उसके बाद आपकी आती है वॉज, उसके बाद आपकी आती है वर, के बाद आपकी आती है कौन सी, वॉज, वर का आपका यूज कहाँ होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं आगे चल के, तो वर्ब होती है हैड, हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। हैड भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है हैड का। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका मैं डिस्कशन यहाँ भी नहीं करूँगा, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं अभी हेल्पिंग वर्ब्स की, इसलिए मैं उनका यूज नहीं कर रहा, मैं आपको बताऊँगा इसके पीछे का रीज़न जो है। और जो फ्यूचर टेंस में मैं बात करूं, तो फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती है वो दो होती हैं, वो एक होती है विल और एक होती है सेल, ठीक है। विल, सेल, 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती है। अब मैं थोड़ा आगे चलूं और मैं आपसे पूछूं कि भाई एक मिनट, इनमें जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब तो बता दी, मैं मेन वर्ब का यूज बताऊं मैं आपको, तो मेन वर्ब में हमेशा प्रेजेंट टेंस में किसका यूज किया जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस, यही यूज की जाती है। पास्ट टेंस में मैं अगर जाऊं तो देखो पास्ट टेंस में क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं फ्यूचर टेंस में जाऊं तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। अब मेरी बात समझो आगे आप, ठीक है। मैं आपको जो बताऊँ वो अपने दिमाग में डाल लेना, और आज के बाद इस बात में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे बात की डू, मैंने सबसे पहले जो आपके सामने लिखा प्रेजेंट टेंस लिखा, और प्रेजेंट टेंस में मैंने सबसे पहले आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लिखी प्रेजेंट सिंपल टेंस की, वो लिखी आपको मैंने डू और डज। 2 हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको लिखी डू और डज। आप बताओ डू और डज के साथ हमेशा क्या यूज होता है, डू और डज के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इसके अलावा भाई डू डज के साथ कोई और वर्ब मेन वर्ब यूज होती है क्या, नहीं होती। डू डज के साथ जहाँ भी आपको दिखेगी क्या दिखेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं डिड की, मैंने आपको आगे लिखाया डिड, ठीक है। और डिड के साथ मैंने आपको बताऊं तो डिड के साथ भी हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है हमेशा, हर सिचुएशन में। अब समझो बात को, डू और डज हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी आपको दिखेंगी तो उनके साथ क्या यूज होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और डिड आपको जहाँ भी दिखेगा तो डिड के साथ में क्या यूज होगा, डिड के साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और ये जो दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये आपकी किसकी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और ये सिंपल पास्ट टेंस की। मैं आपसे आगे चलकर थोड़ी बात करूं, मैंने जो लिखा है आपको आगे, मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखाई थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इज, एम, आर, है ना, यही लिखवाई थी। अब देखो इज, एम, आर के साथ में आपने पढ़ा होगा आज तक हमेशा क्या ये किसका यूज किया जाता है, इज, एम, आर के साथ में हमेशा किसका यूज किया जाता है, इज, एम, आर के साथ में V1 प्लस ING फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका, V1 प्लस ING फॉर्म का यूज किया जाता है, यही यूज किया जाता है ना भाई, है ना। देखो मैं एक सेंटेंस लिखूं आपके सामने, राम इज प्लेइंग, देखो इज आया है ना, और इसके साथ में क्या आया, मेन वर्ब की ING फॉर्म आई, V1 प्लस ING फॉर्म आई। उसके बाद आर का देख लो, आर देखो बॉयज प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज किया, आर आया और आर के साथ V1 प्लस ING फॉर्म आई, ठीक है। और मैं लिखूं एम का एक एग्जांपल लिखूं, आई एम प्लेइंग,
देखो इज का यूज किया मैंने, एम का यूज किया और आर का यूज किया, और तीनों के साथ में क्या लेकर आया, V1 प्लस ING फॉर्म लेकर आया। ठीक है, अब मैं आगे चलूँ, मैं आपसे देखो मैंने आपको बोला डू डज और डिड जहाँ भी आपको दिखे उनके साथ क्या यूज होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। लेकिन इज एम आर है उसके साथ हमेशा V1 प्लस ING फॉर्म ही नहीं आती। ठीक है, उसके साथ क्या यूज की जाती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसके साथ यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसके साथ यूज की जाती है। कैसे, देखो आप सिलेबस में मैं आपको एक बार बताऊं तो आपके सिलेबस में वॉइस है, एक चैप्टर है वॉइस, कौन सा, वॉइस। ठीक है, वॉइस को आप, मैं हिंदी में आपको बताऊं, वाच्य इसको बोलते हैं, किस क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं इसको। ठीक है, और वाच्य के दो प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, वॉइस के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है एक्टिव वॉइस और एक आपका होता है पैसिव वॉइस। ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ये आपका एक्टिव वॉइस में, जो टेंस में जो सेंटेंस लिखा जा रहा है, जो डायरेक्ट टेंस से सेंटेंस वो आ रहा है, वो आपका किसका होता है, एक्टिव वॉइस का होता है। किसका होता है, एक्टिव वॉइस का होता है। तो ये सेंटेंस जो आपके सामने लिखा है वो किसका है, एक्टिव वॉइस का। लेकिन जो मैं अगर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने जाऊं तो देखो प्लेइंग, राम कुछ खेल रहा है तो गेम खेल रहा होगा, गेम देखो गेम इज प्लेड बाय राम, इज लगाया और इसके साथ मैंने क्या लगाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। क्यों लगाई, क्योंकि ये जो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है ये बाय से कनेक्ट हुआ है। सबसे बड़ी बात तो बाय से, जो पैसिव वॉइस में कोई वर्ड होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, वो किससे कनेक्ट होता है, बाय से कनेक्ट होता है। देखो मैंने इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। क्यों लगाई, क्योंकि दिया गया जो सेंटेंस है ना वो आपका किस में है, पैसिव वॉइस में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इतनी बड़ी रामायण के पीछे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, वो अपने साथ क्या क्या लेके आती हैं, एक तो लेके आएगी अपने साथ V1 प्लस ING फॉर्म। ये लेकर कब आएगी V1 प्लस ING फॉर्म, जब दिया गया सेंटेंस किस में हो, एक्टिव वॉइस में। लेकिन अगर दिया गया सेंटेंस किस में हो, पैसिव वॉइस में हो, तो ये अपने साथ क्या लेके आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे बात करूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैंने दो हेल्पिंग वर्ब्स आपको लिखवाई, कौन सी, एक थी वॉज, एक थी वॉर। इनके साथ भी वही सेम ये क्या, इनके साथ V1 प्लस ING फॉर्म यूज की जाती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इनके साथ यूज की जाती है। क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की भी यूज की जाती है, लेकिन कब की यूज की जाती है, जब दिया गया सेंटेंस किस में हो, पैसिव वॉइस में हो। और यहाँ भी देखो ये पैसिव वॉइस में अगर दिया गया सेंटेंस हो तो V1 प्लस ING फॉर्म का यूज किया जाता है, वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन अगर सेम सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट टेंस से कोई सेंटेंस आया है तो उसका यूज उसके साथ हमें V1 प्लस ING फॉर्म का यूज करना है, इज एम आर में। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखना, ये चीज़ें हमेशा आप अपने दिमाग में रखना भाई। मैंने आपको बताया, देखो मैंने आपको बताया डू डज है, इसके साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। और ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज की जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा आगे चले, मैंने आगे जो हेल्पिंग वर्ब्स लिखी थी वो इज एम आर लिखी थी। इज एम आर में मैंने बताया था V1 प्लस ING फॉर्म इनके साथ यूज होती है हमेशा, और जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर यूज होती है तो वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है। मैंने उसके बाद आपसे बोला वॉज वर के साथ में V1 प्लस ING फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो वॉज वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, एक हमारा लास्ट फ्यूचर टेंस रह गया था, वो फ्यूचर टेंस की जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको लिखवाई थी विल और सेल। देखो ये जो दो वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं ना, ये कौन से हैं, ये मॉडल भी है। क्या, ये हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ क्या है, ये मॉडल भी है। देखो विल सेल वैसे भी मॉडल है और वैसे भी फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो इनके साथ क्या यूज होता है, हमेशा इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अब आपके ये काम कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक रह गया था हमारा, एक बीच में एक सेंटेंस, एक हमारा टॉपिक रह गया, मैं आपको बता देता हूँ। हमारी 3 हेल्पिंग वर्ब्स अभी रह गई हैं। क्या रह गई हैं, देखो एक तो हैज़, एक हैव
और एक हैड, तीनों करवाइए ना भाई। ये हैज़ हैव का यूज़ कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और जो हैड है इसका कहाँ यूज़ किया जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इनके साथ हमेशा क्या यूज़ होगा? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके साथ यूज़ होगी। क्या होगी? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके साथ हमेशा यूज़ होगी। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ हैव हैड, जहाँ भी आपको दिखे इनके साथ हमेशा हर केस में क्या यूज़ होगा? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। मैं अभी एक आपके सामने सेंटेंस लिखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इनका यूज़ कहाँ कैसे क्यों करना है। ठीक है, मैं लिखूँ आपके सामने एक सेंटेंस। राहुल आपको पता है क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन का उदाहरण है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मैं इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करूंगा? हैज। हैज देखो, अब ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया और मैं आपसे पूछूं कि दिया गया सेंटेंस इसमें क्या एरर है, बताओ। तो जो इसमें एरर है मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था, अभी पिछली लाइन में मैंने आपको बताया था, जो आपके हैज हैव हैड जो है वो हमेशा क्या लेकर आते हैं? वो हम अपने साथ हमेशा क्या लेके आएंगे भाई? हैज हैव हैड जहाँ भी यूज होंगे वो अपने साथ क्या लेके आएंगे? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। तो बताओ, जो कंप्लीट जो वर्ड लिखा है वो क्या मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या? हमें क्या करना है? हैज हैव हैड के साथ हमेशा क्या लेकर आनी है? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आनी है। कैसे? अब जो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कंप्लीट हमारी मैन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? कंप्लीटेड। देखो, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड है ना। तो आपकी जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होगी? कंप्लीटेड। देखो, हैज आया, राहुल आया, राहुल आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट और वो भी सिंगुलर। हमने इसके लिए मैन हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ की वो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज हुई और वो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी हैज़। और हैज़ के साथ मुझे पता क्या आता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भाई क्या आता है? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ये जो सेंटेंस में जो दी गई है वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमें यूज़ करना है वो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जो हमारी एरर थी वो इस वाले पार्ट में थी। किस में थी? इस वाले पार्ट में थी। आगे हमारा सेंटेंस सही है। हमें क्या देखना था? सबसे पहले सब्जेक्ट देखना था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी थी और फिर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना था? मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का कैसे हमें इस हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करना है वो हमें देखना था। ठीक है, तो ये अपना टेंस का थोड़ा सा हो गया। और मैं आपको टेंस के साथ एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा पढ़ने का तरीका होगा ना, वो हमारा पढ़ने का तरीका ऐसे होगा कि जैसे मान लो जो हमारा एक टॉपिक है ट्रांसलेशन, अभी तो हो सकता है इसमें सीईटी में 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, लेकिन आप एलडीसी का एग्जाम देने जाओगे, स्टेनो का एग्जाम देने जाओगे या फिर राजस्थान हाई कोर्ट के किसी एग्जाम को देने जाओगे तो आपका क्या ट्रांसलेशन से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 10 से 12 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो सोचो आप भाई, ट्रांसलेशन हमारा तो बहुत अच्छा टॉपिक है, क्यों इससे 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं और 10 से 12 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा टॉपिक है ना। तो आप बात को समझो, जो हम टेंस जो करेंगे ना, जब हम टेंस पढ़ रहे होंगे तो हम उसको इस ढंग से पढ़ेंगे कि अगर हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं तो हमें ट्रांसलेशन में आगे कोई समस्या नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? कोई समस्या हमें ट्रांसलेशन में नहीं आएगी। हम टेंस को उस ढंग से पढ़ेंगे। तो देखो, और वैसे मैं आपको बता दूं मेरे बारे में थोड़ा, तो मैं क्या एक एग्जाम है जीएसटी, और इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है वो एसएससी बोर्ड करवाता है और यूपीएससी में जीटीओ की वैकेंसी इसके थ्रू आती है और सीएसओएलएस इसके थ्रू एडी की वैकेंसी आती है। तो मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं ये जीएसटी क्वालिफाइड हूँ। तो मैंने क्या इसकी मैं आपको फॉर्म बताऊँ, इसके पीछे का, इसको लिखने के पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो देखो, ट्रांसलेशन वर्ड मिला है आपको, मैंने यहाँ ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ है और यहाँ भी आपको ट्रांसलेशन दिया गया। मैंने आपको बताया यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको जो एलडीसी और एक्सटर्नल वाले एग्जाम्स होंगे उनमें इसके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मैंने ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैं आपको उस ढंग से पढ़ाऊंगा कि आपको ट्रांसलेशन में कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको चाहे बड़े छोटे किसी वाक्य का करना हो या फिर किसी बड़े पैराग्राफ का करना हो, आप इजीली ट्रांसलेशन कर पाओगे। जिस ढंग से मैं आपको सिखाऊंगा उस ढंग से आप उसका जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ईजी लेवल से कर पाओगे। और इसके लिए मैंने एक डिप्लोमा भी किया हुआ है पीजीडीटी, वो भी ट्रांसलेशन में ही होता है। तो आपको ट्रांसलेशन की साइड से तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं।
ठीक है। आपके 2 क्वेश्चंस तो सीईटी में आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चंस आपके एलडीसी के एग्जाम देने जाओगे तो एलडीसी के एग्जाम्स में आएंगे। पटवारी के क्वेश्चंस में भी, और पटवारी के पेपर में भी इसके क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं। और उसके बाद जो है आपके स्टेनो में भी 10 से 12 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो आपको इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। और जो आपके जो ये वर्ड्स है ना, ये ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल वर्ड्स के, ये भी मैं आपको वहीं से करवाऊंगा। ये उस लेवल के होंगे क्योंकि आप राजस्थान स्टेट का क्या सेंटर लेवल के भी किसी एग्जाम में बैठोगे, वहाँ आपको ट्रांसलेशन और ग्लोसरी वर्ड्स अगर कहीं से आ रहे हैं, तो ये ऑफिशियल वर्ड्स की अगर ग्लोसरी आ रही है आपको, तो आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस ढंग से मैं आपको ये करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक्स देखो, आपका टेंस, और टेंस में ही मैं आपको क्या करवा दूंगा, मैं आपको टेंस में ही आपका ट्रांसलेशन करवा दूंगा, ठीक है। टेंस में ही मैं आपका ट्रांसलेशन करवा दूंगा। अब मैं थोड़ा और आगे चलूँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो वॉइस, और मैंने आपको बताया ये वाच्य, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वाच्य। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। अब क्या होता है, सेंटेंस दिया गया होता है और उसे हमें जो एग्जामिनर है वो इंस्ट्रक्शंस में हमें लिख कर देता है, भाई दिए गए सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। और अगर पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस दिया गया हो तो उसको किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। जैसे आपने बचपन में पढ़ा हो, कर्म को कर्ता बनाया हो, कर्ता को कर्म बनाया, और वो वाला। तो हम जब ये सिलेबस करेंगे, जब हम ये टॉपिक कर रहे होंगे तो हम इसको और ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बड़ी बात तो मैंने आपको भी छोटी सी बात बताई थी कि जहाँ भी पैसिव वॉइस होगा वहाँ क्या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा हमेशा, बाय प्लस सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होगा लास्ट में, ठीक है। ये इसकी पहचान होगी। हम जब सिलेबस ये कर रहे होंगे टॉपिक तो हम और इसको और ढंग से कर लेंगे। मैंने आपको बताया क्वेश्चंस आपके कैसे आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ नरेशन की, तो नरेशन में भी सेम है। डायरेक्ट आपको कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया गया होगा और आपसे इंस्ट्रक्शंस में बोला गया होगा, क्वेश्चन किया गया होगा कि दिए गए सेंटेंस को किस में चेंज कीजिए, इनडायरेक्ट सेंटेंस में। अगर इनडायरेक्ट में अगर कोई सेंटेंस दिया गया हो तो आपसे बोलेंगे वो कि दिए गए सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपसे बात करूँ थोड़ी सी, तो ये मैंने प्रीपोजिशन के बारे में आपको बताता हूँ। प्रीपोजिशन एक्चुअली क्या हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो जो आपका जर्नल यूज होता है ना, जर्नल यूज जो होता है प्रीपोजिशन का वो पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे फिक्स प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन। देखो एक जर्नल यूज में मैं आपको बोलूं कि भाई दिस पेन इज ऑन द टेबल, मैं बोलूँ आपको आई लिव एट अलवर इन राजस्थान। देखो ये जो है आपके, ये आपके हो गया जर्नल यूज। क्या हो गया, ये आपका जर्नल यूज हो गया। एट, मैंने कोई स्मॉल टाउन लिया, उससे पहले मैंने किसका यूज कर लिया, एट का यूज कर लिया। मैंने इसको इसके कंपैरिजन में किसी बड़े सिटी या स्टेट की बात की तो मैंने क्या यूज कर लिया, इन यूज कर लिया। तो ये आपका जर्नल यूज हो गया। मैंने ये यहाँ ऑन का यूज किया, ये भी आपका जर्नल यूज हो गया। लेकिन अब बताओ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा हर केस में कहीं भी वो वर्ड्स मिलेंगे उनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन मिलेगी। और फिक्स प्रीपोजिशन जैसे मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, जैसे आपका हो गया परसिस्ट, और एक हो गया इंसिस्ट। अब मैं बोलूँ इनके साथ जो हेल्पिंग जो प्रीपोजिशन जो यूज होती है हमेशा, वो परसिस्ट के साथ में हमेशा, परसिस्ट आपको जहाँ भी मिलेगा उसके साथ हमेशा क्या मिलेगी, इन प्रीपोजिशन मिलेगी। इनके अलावा कोई और प्रीपोजिशन परसिस्ट के साथ यूज नहीं किया जाती। और इन ऑन के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है, वो इंसिस्ट के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है, ऑन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। और दोनों का मतलब क्या है, आग्रह करना। क्या है दोनों का मतलब, आग्रह करना। तो हम इसको जब पढ़ेंगे, जो हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे होंगे तो हम उसको इस ढंग से पढ़ेंगे कि आपको लाइफ में कभी भी प्रीपोजिशन से क्वेश्चन कोई आए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। हम उस ढंग से उसको पढ़ेंगे। और फिक्स प्रीपोजिशन के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे वर्ड्स में आपको कराऊंगा। जैसे टेकन टू हो गया, है ना, गिवन टू हो गया, हैबिचुअल टू हो गया, एक्सटेंड टू, डेडिकेट टू हो गया, फेलिसिटेट टू ऑन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन हो गया, है ना।
ऑब्जेक्टिव हो गया, एल्डर टू हो गया, वर्ड्स हम ऐसे बहुत सारे सीखेंगे और ऑन बोर्ड ही मैं आपको यहीं लर्न करवाऊंगा वो वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे चले तो आपके हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की मैंने आपसे बात कर ही ली थी, हम ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपके एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम सिनोनिम्स में आपको बताऊं तो देखो सिनोनिम, देखो मैंने एक वर्ड लिखा स्टॉप, स्टॉप ये आपका वर्ड है, मैंने आपके सामने लिखा स्टॉप। मैं आपको बोलूं इसका एंटोनिम जो होगा क्या होगा, विपरीतार्थक। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक। क्या होता है, विपरीतार्थक। हिंदी में जिनको विपरीतार्थ बोलते हो, इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं, एंटोनिम बोलते हैं। और सिनोनिम क्या होते हैं, आपके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो आपके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। तो आप समझो स्टॉप आपका वर्ड लिखा, मैं लिख दूं स्टार्ट, तो स्टार्ट, स्टॉप जो वर्ड है उसका एंटोनिम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और मैं स्टार्ट में भी लिखूं आपको एम्बार्क लिख दिया, मैंने आपको लिख दिया सेट इन लिख दिया, सेट अबाउट लिख दिया। तो इनका मतलब भी क्या होता है, इनका मतलब भी होता है प्रारंभ करना। जैसे स्टार्ट का मतलब होता है आरंभ करना और स्टॉप का मतलब होता है बंद करना। तो बंद करना का जो एंटोनिम हुआ वो हुआ क्या, प्रारंभ करना। और आरंभ करना का जो सिनोनिम हुआ वो हुआ एम्बार्क हो गया। एम्बार्क का भी प्रारंभ करना होता है, सेट इन सेट अबाउट में भी होता है शुरुआत करना, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको क्या, जब हम अपना बैच कर रहे होंगे तो हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी तो मैं क्या, जैसे हमारी एक दिन की एक क्लास खत्म हुई और उसके बाद 1 घंटे के बाद मतलब जो भी हमारे पास 10-15 मिनट का जो टाइम बचेगा उसमें हम क्या 5 वर्ड्स, एक दिन में 5 वर्ड्स में आपको सिनोनिम का करवाऊंगा, एक दिन में 5 वर्ड्स में आपको एंटोनिम का करवाऊंगा और एक दिन में 5 वर्ड्स में आपको जो ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल वर्ड्स के हैं ये मैं करवाऊंगा। और उसके बाद 5 वर्ड्स में आपको इडियम एंड फ्रेजेस के करवाऊंगा पर डे, बाय डे, है ना। एक दिन में मैंने आपको मान लो सिनोनिम करवा दिया, दूसरे दिन मैं आपको एंटोनिम करवा दूंगा, तीसरे दिन मान लो मैंने आपको इडियम करवा दिया, चौथे दिन मैं आपको 1 वर्ड करवा दूंगा, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस में आपको बताऊं तो आपको बताऊं मुहावरे और लोकोक्तियां जो होती है वो आपके इडियम एंड फ्रेजेस कहलाती है। और जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जो आपने हिंदी में पढ़े हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कोई बहुत बड़ा सेंटेंस दिया गया और उसके लिए एक शब्द लिखते हैं वो आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होता है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस डिस्कशन हो गया और आई होप आपको पता चला होगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और जैसे हम पढ़ेंगे आगे तो आपके डाउट्स, बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो और क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। और आपको लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना है ना। मैं अपना बेस्ट दूंगा और आप भी कोशिश करना कि आप अपना बेस्ट दो मेरे साथ जुड़कर, ठीक है। और आपको क्या आज के बाद कभी इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं, क्या आपको इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं। मैं जब तक आपके साथ हूँ आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। स्टेट, मैंने देखा स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे होते हैं इंग्लिश को बहुत पीछे छोड़ चुके होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों है बहुत बड़ी गलती भाई, आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बताया था, मैंने बताया देखो इतनी जगह इंग्लिश पूछी जाती है। देखो यहाँ CET में इंग्लिश पूछी जाती है, आपको ये 10+2 लेवल है इसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, ग्रेजुएशन लेवल में भी इंग्लिश पूछी जाती है, पटवार में भी देखो इंग्लिश पूछी जाती है और वीडियो में भी इंग्लिश पूछी जाती है। उसके बाद लोअर डिविजनल क्लर्क LDC का एग्जाम है, इसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है और वो भी भारी मात्रा में, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बताऊँ तो स्टेनो में भी इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है। तो वहाँ भी आपके 75 क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे बात करूँ मैं राजस्थान हाई कोर्ट की, मैं आपसे बात करूँ तो देखो वहाँ भी इंग्लिश पूछा जाता है और ये भी यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है, लेकिन इसका वेटेज 100 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे बात की हाँ ये एग्जाम्स आपके पियोन का एग्जाम भी उसमें रह गया था। एक पियोन के एग्जाम में भी आपसे इंग्लिश पूछी जाती, बताओ कहाँ तक भागोगे आप इंग्लिश से, ठीक है। तो यहाँ हम इस बैच में हम जो है इंग्लिश पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, लेकिन एक मैं प्लेलिस्ट और चलाऊंगा, इस पर एक क्लासेस और चलाऊंगा जिसमें हम क्या इस इंग्लिश के साथ साथ हम एक सेंट्रल लेवल की इंग्लिश भी हम उसमें कवर करेंगे। उसमें हमारे चैप्टर्स होंगे, मैं नाउन से स्टार्ट करवाऊँगा, नाउन से स्टार्ट करवा के प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एंड जो भी हमारे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं सारे हम उस बैच में पढ़ेंगे। टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, सिंटैक्स, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स वगैरह जो भी है आपके सारे टॉपिक्स मैं उसमें करवाऊंगा। तो आपको इंग्लिश की साइड से जब तक मैं हूँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस मेरे साथ आपको जुड़े रहना है, मेरे साथ आपको जुड़े रहना है लास्ट तक,
मैं आपको ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ, धैर्यतापूर्वक आप मेरे साथ अगर जुड़े रहे तो आपको इंग्लिश में तो आगे कोई समस्या आनी है नहीं, ठीक है। जो मेरा लेवल है, जो मेरा बात करने का तरीका है वो आपकी तरह ही है। मैं भी एक्चुअली मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो आपका और मेरा कम्युनिकेट मीडियम है वो भी थोड़ा अच्छा रहेगा, हमारा जो वार्तालाप का जो तरीका है वो भी सेम रहेगा, तो आपको ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा क्लास में बैठते टाइम। तो ठीक है, मैं